हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन डिस्कस करेंगे एफटी टेस्ट जो 12/11/2022 को हुआ था। इसके अंदर जो कवर टॉपिक्स हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन, ये 3 चैप्टर्स के इनमें क्वेश्चंस हैं और इनको अपन वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपन। तो पहला अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 51 है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या पूछा गया है, इफ द ई नॉट सेल फॉर द गिवन रिएक्शन हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशन फॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम। अगर हिंदी में अपन बात करें तो हिंदी में अपने को ये दिया गया है कि एक अभिक्रिया है, उसके लिए ई नॉट का मान जो है वो अपने को धनात्मक दिया हुआ है, तो डेल्टा जी नॉट और के इक्विलिब्रियम जो है उनमें क्या संबंध होगा। तो अगर अपन इसके अंदर बात करेंगे तो हम जानते हैं कि आपके पास डेल्टा जी नॉट जो होता है वो माइनस एन एफ ई नॉट होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है। अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। एन और एफ ये दोनों वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव रहती है। आगे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू आएगी वो तो अपने पास आ गई नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव आई है तो इसका मतलब इट विल बी व्हाट, लेस देन 0। अब डेल्टा जी नॉट और के इक्विलिब्रियम में रिलेशन हमें पता है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, ये रिलेशन हमें पता है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपके पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव। तो अगर ये वैल्यू आई है नेगेटिव एंड यहाँ पर अपने पास माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आर और टी ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है क्योंकि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। तो इसका मतलब लॉग के इक्विलिब्रियम जो होगा वो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, अगर आप लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी पॉजिटिव। अब अगर ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ रही है तो एंटी लॉग अगर अपन लें तो हमें पता है कि एंटी लॉग यहां पर लेने पर बेस क्या चल रहा है, 10, तो ये 10⁻⁴ कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर 10⁻⁴ कुछ पॉजिटिव वैल्यू यहां पर आएगी तो डेफिनेटली ये वैल्यू क्या आने वाली है अपने पास, मोर देन 1। तो अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो अपने पास ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लेस देन 1 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो थर्ड ऑप्शन अपने पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, फॉलोइंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आर गिवन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस अपने को पता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस होती है किसी भी सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइट की, वो अपने पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होती है, ये गिवन अपने पास है। तो अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे तो इन सारे इलेक्ट्रोलाइट्स की अपने को लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस गिवन है और पूछा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आप निकालिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, NH4OH की। ठीक, तो मोलर कंडक्टेंस मेरा एक सजेशन है यहाँ पर कि बच्चे डायरेक्टली मोलर कंडक्टेंस के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जब 1 नहीं होता तो वहां पर अपने पास गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मैं ये सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि आप हमेशा कैलकुलेट करिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कभी कोई गड़बड़ चांस नहीं होगा। ठीक, तो आप चाहें तो यहाँ पर लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं।
क्या यहाँ पर अपन जानते हैं कि भाई लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट अगर अपने को निकालना होता है तो क्या होता है, लैम्डा नॉट m अपॉन n फैक्टर। और n फैक्टर हमें पता है कि भैया किसी भी सॉल्ट का या एसिड का या बेस का n फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे बात करेंगे अमोनियम क्लोराइड, इसका n फैक्टर कितना होता है 1, NaOH इसका n फैक्टर होता है 1, NaCl इसका n फैक्टर होता है 1। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि भैया यहाँ पर अपने पास जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे हैं उन सबके n फैक्टर कितने हैं 1, और इनफैक्ट जिनका अपन को कैलकुलेट करना है उसका भी n फैक्टर अपने पास कितना है 1। तो अगर n फैक्टर सबका 1 है तो आप मोलर कंडक्टेंस से निकालिए या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से निकालिए, बात एक ही है। ठीक, तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे कि आपको ये अपने पास दिया हुआ है लैम्डा नॉट m, तो इसकी अपन एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट m NH4 प्लस प्लस लैम्डा नॉट m Cl माइनस। अगर इसके लिए अपन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट m Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट m OH माइनस। और इसके लिए अगर अपन निकालेंगे तो लैम्डा नॉट m Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट m Cl माइनस। अब हमें कैलकुलेट करना है किसके लिए, तो लैम्डा नॉट m हमें निकालना है NH4OH के लिए। तो उसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी, लैम्डा नॉट m NH4 प्लस प्लस लैम्डा नॉट m OH माइनस। तो अगर अपन देखें तो ये एक्सप्रेशन अपन इन तीनों इक्वेशन से कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है, OH माइनस चाहिए सेकंड इक्वेशन में आ रहा है, बाकी जो अपने पास इक्वेशन है उसे सीधा सीधा आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक, यही फायदा होता है जब अपन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे इक्वेशन 1 अपने पास ऐड करी, इक्वेशन 2 हमने ऐड करी, और इक्वेशन 3 को अपन ने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो अपन ने यहाँ पर अप्लाई करा है इन एक्सप्रेशन के लिए वही अपन इनके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए भी या मोलर कंडक्टेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फर्स्ट इक्वेशन का हो गया अपने पास x, सेकंड इक्वेशन का हो जाएगा अपने पास y, एंड थर्ड इक्वेशन का हो जाएगा z, और उसे अपन माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, एंड दैट विल बी व्हाट, थर्ड आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखा है अपने को 0.01 m KCl सॉल्यूशन। ठीक है, 298 केल्विन पे दे रखा है अपने को, इज 0.014 सीमेंस सेंटीमीटर। तो अपने पास कप्पा की वैल्यू गिवन है, कप्पा की वैल्यू कितनी है अपने पास, 0.0014 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो कप्पा की वैल्यू अगर अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो 14 इंटू 10⁻⁻4 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस हमें गिवन है, दैट इज आर, कितना 55 ओम। तो क्या पूछा है, सेल कांस्टेंट पूछा है, तो अपने का फॉर्मूला पता है, कप्पा बराबर क्या होता है 1/r दैट इज g इंटू सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट को अपन रिप्रेजेंट करते किसे, g एस्ट्रिक से। ठीक, तो अगर अपने को g एस्ट्रिक निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, कप्पा इंटू आर। अब आप कप्पा इंटू आर, क्या अपने पास कप्पा की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू अपने को पता ही है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 14 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 55, राइट। तो अगर अपन इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो अपने पास आ जाएगा 770 इंटू 10⁻⁻4, जिसको अपन सिंप्लीफाई करें तो 0.077
और यूनिट आएगी इसकी सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी सारी यूनिट्स सेम अपन ने लेके चले, तो फाइनल यूनिट अपने पास 0.077 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रखा है, जब आपने इलेक्ट्रोलाइज करा डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन का यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हमें पता है कि भैया क्या होता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो वहां पर कैथोड पर क्या रिएक्शन चली होगी, ठीक। तो कैथोड पर हमें पता है क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। तो अगर अपने को रिडक्शन वहां पर करवाना है तो रिडक्शन किसका होगा, राइट। तो रिडक्शन आपको पता है वहां पर अपने पास H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं, और H+ आयन जब वहां पे प्रेजेंट होते हैं तो H+ आयन का रिडक्शन होगा। तो जब H+ आयन का वहां पे रिडक्शन होगा तो वहां पर अपने पास क्या बनेगा, H2 गैस बनती है। तो अपने पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं तो क्या दे रखा है, a device that convert energy of combustion of fuel like hydrogen and methane directly into electrical energy is known as, मतलब हाइड्रोजन तथा मीथेन जैसे ईंधन के दहन को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला जो अपने पास यंत्र होता है वो कौन सा होता है, उसे अपन बोलते हैं ईंधन सेल। ईंधन सेल बोलते, या फिर उसे अपन नाम देंगे इंग्लिश में फ्यूल सेल, ठीक। तो फ्यूल सेल अपने पास होता है जो कि फ्यूल को बर्न कर कर जो अपने पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं। तो अपने पास क्या दे रखा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम कर सकता है। तो उसके लिए अपन क्या करें, जो सेंट्रल एटम होता है या इफेक्टिव एटम जो होता है उनकी अपन ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें, ठीक। अगर आपको दोनों की तरह काम करवाना है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब हाईएस्ट ना हो लोवेस्ट ना हो। हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट पॉसिबल पॉजिटिव चार्ज, लोवेस्ट का मतलब हाईएस्ट पॉसिबल नेगेटिव चार्ज, और मेटल के केस में 0, ठीक। तो यहां पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जरा आप चेक करें, सल्फर जो है इसके ऊपर SO3 में क्या होता है भैया, +6, +6। NO2 में कितना होता है, +4। नाइट्रोजन नाइट्रेट में कितना होता है, +5। सल्फेट में कितना होता है, +6। अब हमें पता है सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। तो यहाँ पे सल्फर +6 में है, राइट। नाइट्रोजन के वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी हाईएस्ट होती है कितनी, +5। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है उसमें उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो हाईएस्ट से कम है, बट लोवेस्ट भी नहीं है। लोवेस्ट अगर होती तो लोवेस्ट कितनी होती नाइट्रोजन की, -3। तो ना तो -3 है और ना +5 है, तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो सीधा सीधा अपना आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक, NO2। तो यहां पर आप सीधे सीधे मार्क कर सकते हैं, राइट, और क्वेश्चन आपका 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO5। तो आपको याद होगा ये स्पेशल केस क्लास में करवाया जाता है। जब H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहां पर हम बताते हैं कि जो आपके पास ऑक्सीजन है यहाँ पर वो एक पेरोक्साइड लिंकेज बना रहे हैं। तो पेरोक्साइड लिंकेज होने की वजह से यहाँ पर 2 ऑक्सीजन पे जो अपन ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं कितना लेते हैं, -1। तो अगर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर अब आप कैलकुलेट करिए। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, अपन मान लें सल्फर की कितनी, X। तो सल्फर की अगर अपन ने X मान ली तो हाइड्रोजन नॉन मेटल से कंबाइन है, तो कितना होगा, +1 × 2 प्लस सल्फर की X, ऑक्सीजन की
5 में से 2 ऑक्सीजन जो है वो -1 वाले हैं और बाकी के जो अपने पास 3 ऑक्सीजन हैं वो -2 वाले हैं, नॉर्मल ऑक्सीजन। ठीक, तो अगर अपने पास ये -2 हो गया तो अब जरा कैलकुलेट करिए, तो सल्फर की अपने पास क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, +6। ठीक, तो ये अपने पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बता रखा है, 100 ml 2M H2SO4 आपने लिया है, जिसको अपन ने डाइल्यूट करा 400 ml वाटर से। 400 ml वाटर ऐड करा अपन ने, ध्यान रखना डाइल्यूशन का मतलब ही यही होता है, वाटर ऐड करना। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो यहां पर इनिशियल मोलैरिटी अगर अपन बात करें M1, वो अपने को दे रखी है कितनी, 2 मोलर। इनिशियल वॉल्यूम अपने पास कितना दे रखा है, 100 ml। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना अपन ने ऐड करा है, 400 ml। तो फाइनल वॉल्यूम अपने पास कितना हो जाएगा, 500 ml, दैट इज 400 + 100, 500 हो गया। तो अब डाइल्यूशन के केस में अपन क्या करते हैं, डाइल्यूशन के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है M1V1 बराबर M2V2। सीधा फॉर्मूला रखना है, वैल्यू सॉल्व कर लेना है। कितना हो जाएगा ये, 2 × 100 M2 इंटू कितना हो गया, 500। ठीक, तो जरा आप निकाल लीजिए यहाँ पर M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5, और 2/5 बोले तो कितना 0.4 मोलर। ठीक है, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मास परसेंटेज ऑफ शुगर इन एन एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है अपने को 20%, देन मास ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 320 ग्राम ऑफ सच सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है आपको, आपको सॉल्यूशन का मास परसेंटेज गिवन है, आपको सॉल्वेंट का मास निकालना है, आपको सॉल्वेंट का मास निकालना है, ध्यान रखें। ठीक, तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए पहले सॉल्यूट का निकाल ले, सॉल्यूशन का गिवन है, तो अपने को सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा है अपने को 20, सॉल्यूट का वेट अपन निकाल लेते हैं, और सॉल्यूशन अपने को दे रखा है 320 इनटू 100। तो इसको अपन सॉल्व कर ले, तो अपने पास 1 0 से 1 0 ये गया। सॉल्यूट का वेट कितना आ गया आपके पास, तो सॉल्यूट का वेट आपके पास आ गया है 2 × 32। तो 2 × 32 अगर अपने पास ये आ रहा है तो आपके पास कितना हो गया, 64 ग्राम। अब सॉल्यूट का वेट आ गया, सॉल्वेंट का वेट निकालना अब अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है, दैट विल बी व्हाट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो अगर अपन यहां पर वैल्यू पुट करें क्या आ जाएगी अपने पास, 320 माइनस 64। ठीक, तो 320 माइनस 64 अगर आप करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 256 ग्राम। तो ये आपके पास सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 60। आपको बता रखा है मोलालिटी NaOH की आपको दे रखी है 8m। ठीक है, सॉल्यूशन की सीधा सीधा मोलालिटी गिवन है हमें 8m, और डेंसिटी बता रखी है सॉल्यूशन की कितनी, 1.5 ग्राम पर ml। देन मोलारिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन पूछा है, तो मोलालिटी एंड मोलारिटी का सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला डिराइव करने के लिए अपने पास टाइम नहीं होता है,
दैट इज व्हाट 1000 m कैपिटल M इंटू 1000D माइनस M इंटू MB। ये अपने पास फॉर्मूला होता है मोलैलिटी एंड मोलैरिटी में रिलेशन, where M is the capital M is molarity, small m molality, small d density and MB is the molar mass of solute। ठीक, अब सोल्यूट का जो मोलर मास है वो कितना दे रखा है अपने को, सोल्यूट का मोलर मास NaOH है तो हमें पता है कितना होता है 40, मोलारिटी अपने को मोलालिटी अपने को दे रखी है 8 और डेंसिटी दे रखी है 1.5। वैल्यू पुट करके अपन सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ गया 8 एंड दिस इज 1000 m, 1000 इंटू 1.5 m अपने को निकालना है इंटू NaOH कितना हो गया 40। जरा ले जाइए उधर, अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या अपने पास आ जाएगा 8 इंटू 1500 राइट माइनस M इंटू 40 इंटू 8 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, बराबर हो जाएगा 1000 m। ठीक, तो अगर यहां पर अपन इसको सॉल्व कर लें 8 इंटू 1500 उसको ले जाएं इधर तो अपने पास कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 32। ठीक, तो अपने पास हो जाएगा 1320 m। तो m बराबर अपने पास क्या आ गया 8 इंटू 1500 अपॉन 1320। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपको मोलैरिटी आ जाएगी कैलकुलेट करने पे 9.1 मोलर। ठीक, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 ml of an aqueous solution containing 18 gram of glucose, then the osmotic pressure of the solution at 27 degree Celsius will be। क्या दे रखा है, जलीय विलयन है 200 ml अपने पास है उसका विलयन का, जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज है, 27 डिग्री ताप पर विलयन का परासरण दाब निकालना है। तो अपने को पता है ग्लूकोज जो होता है इसका वांट ऑफ फैक्टर अपने पास होता है कितना 1। वांट ऑफ फैक्टर अगर अपने पास 1 होगा तो अपने पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई बराबर ICRT। ठीक, पाई बराबर ICRT। ठीक, अब I की वैल्यू तो हो गई अपने पास 1, कंसंट्रेशन निकालनी है तो सॉल्यूट का मास दे रखा है अपने को कितना 18 ग्राम। सॉल्यूट कौन है ग्लूकोज, तो उसका मोलर मास होता है कितना 180 ग्राम। मोलारिटी निकालने इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा वॉल्यूम दैट इज 200 ml। आर की वैल्यू बताया था सॉल्व करने के लिए अपन को क्या चाहिए होती है 2/25। ठीक, 0.0821 लेते हैं, 0.0821 को सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन के लिए आसानी से अपन क्या निकाल सकते हैं 2/25। और टेम्परेचर केल्विन में 27 डिग्री बोले तो कितना 300 केल्विन। अब इसको अपन सॉल्व कर ले जरा, तो 2 0 से 2 0 गई, 1 0 से 1 0, 18 से 18। ठीक, 2 से 2 चला गया 300, ये 25 कितनी बार गया 4 बार। तो अगर ये 4 बार चला गया तो 3 इंटू 4 बचा, तो पाई की जो वैल्यू आई लगभग लगभग क्या आई 12 ATM। 12 ATM आ रही है। तो देख लो 12 ATM वाला नियर बाय ऑप्शन अपने पास एक ही है दैट इज थर्ड ऑप्शन, तो ये अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 62 क्वेश्चन क्या बोलता है हाइड्रोजन कौन सा मेटल प्रोड्यूस नहीं करेगा जब उसकी रिएक्शन अपन ने डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन से करवाई। तो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कौन से मेटल नहीं करते हैं जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं। ये बोल सकते हैं
जिनका SRP हाइड्रोजन गैस से ज्यादा होता है। अब किनका SRP ज्यादा होता है, तो अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी पढ़ी है और वहां पे पता है कि भाई कॉपर जो है उसका SRP पॉजिटिव होता है, ठीक है, 0.34 वोल्ट, जबकि हाइड्रोजन का अपने पास SRP होता है वो कितना होता है 0। तो इसका मतलब कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता हाइड्रोजन को, और अगर कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता तो इसका मतलब वो डाइल्यूट एसिड के साथ कभी भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं। विच रिलेशन इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अगर आपने बोला आइडियल सॉल्यूशन तो इसका मतलब वहां पर हीट एक्सचेंज मतलब एंथैल्पी चेंज किसकी, मिक्सिंग की, वो हमेशा जीरो होगी, क्योंकि ना तो इंटरेक्शन बढ़ता है ना घटता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में या लिक्विड लिक्विड के बीच में। ठीक, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होना चाहिए। बोलते हैं अगर अट्रैक्शन भी नहीं बढ़ा रिपल्शन भी नहीं बढ़ा तो इसका मतलब जो इंटरेक्शन पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। तो अगर इंटरेक्शन सेम है तो इसका मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग क्या रहेगा अपने पास, जीरो, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो टोटल सम के बराबर होगा दोनों लिक्विड के वॉल्यूम के। राइट, डेल्टा एस मिक्सिंग, डेल्टा एस अपने को पता है एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव आता है मिक्सिंग का, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। डेल्टा जी मिक्सिंग जीरो, दिस इज द इनकरेक्ट। जब हम मिक्सिंग करते हैं तो मिक्सिंग क्या होती है, स्पॉन्टेनियस, और अगर मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस होगी तो ऑटोमेटिकली यहां पर अपने पास ये डेल्टा जी का भी जीरो नहीं हो सकता, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। ठीक, तो यहां पर जीरो दे रखा है तो दिस विल बी द इनकरेक्ट आंसर। चलिए अगला बात करते हैं, द सॉल्यूशन विच विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के नेगेटिव डेविएशन कौन शो करता है, तो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म जब जब आपके पास आ जाता है तो सीधा सीधा नेगेटिव डेविएशन शो करता है, आपने को ध्यान रखना है। क्लोरोफॉर्म कभी भी पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं करेगा सिवाय एक के, जब क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ आ जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन होता है, अदरवाइज नेगेटिव डेविएशन। ठीक, तो ये अपने पास सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दे रखा है, सॉल्यूट दे रखा है नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका मास दे रखा है अपने को 5 ग्राम, उसको डिसॉल्व करा हमने 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो वहां पर सॉल्यूट जो है उसका मोलर मास आपको गिवन है 80 ग्राम पर मोल। तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का पूछा है, ठीक है ना। सॉल्यूशन का अगर फ्रीजिंग पॉइंट अपने को निकालना है और केएफ की वैल्यू गिवन है तो सीधा सीधा अपने पास फॉर्मूला आता है, सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला आता है डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम, दैट इज मोलालिटी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल रखा है अपन ने तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, के एफ अपने को दे रखा है 1.86 इंटू मोलालिटी क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू है, डब्ल्यू है अपन सॉल्वेंट का वेट ले रहे हैं, डब्ल्यू भी हम मास ऑफ सॉल्यूट ले रहे हैं, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं, डब्ल्यू की भी कितना है अपने पास 5, मोलर मास अपने पास कितना हो गया 80 गिवन है इंटू 1000 अपॉन में अपने पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 250। तो ये तो सीधा सीधा कट गया कितनी बार, 4 बार। ठीक, अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो ये अपने पास कितनी बार चला गया 2, ठीक है, तो ये 20 हो गया। राइट, उसके बाद इसको हम काटें तो अपने पास कितनी बार चला गया ये अपने पास 4 टाइम्स कट गया। अब 4 और ऊपर आ रहा है 1.86, तो 1.86 डिवाइड बाय 4। ठीक, इसको आप सॉल्व कर ले तो कितना आ जाएगा अपने पास 4, तो अपने पास 44 अपॉन 100 लगभग 46 अपॉन 100 सॉरी 46 अपॉन 100 अपने पास आ रही है वैल्यू। तो 46 अपॉन 100
इसका मतलब कितना आ गया 0.46। ये आया डेल्टा टी एफ, ये किसकी वैल्यू आई अपने पास, डेल्टा टी एफ की। तो अगर डेल्टा टी एफ की वैल्यू ये आ रही है तो अपने पास टी एफ क्या होता है, तो हमें पता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ बराबर क्या होता है आपके पास, डेल्टा टी एफ। तो अपने पास टी नॉट एफ तो होता है 0 माइनस का टी एफ बराबर कितना आ गया अपने पास 0.46। तो अपने पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, माइनस का 0.46 डिग्री सेल्सियस। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बता रखा है इसके अंदर, 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन एल्यूमिनियम सल्फेट का दे रखा है विच इज 50% डिसोसिएट, देन वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर अगर एल्यूमिनियम सल्फेट का दे रखा है तो हमें डायरेक्ट बिना कंसंट्रेशन के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल थ्राइस। तो यहां पर अगर अपन इसको डिसोसिएट करेंगे तो 2Al3+ बनेगा, और अपने पास 3SO4 2-। ठीक, तो 3SO4 2- अगर अपने पास यहां पर बन रहा है तो अपने पास कितने आयन है, 2 + 3 5, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब वांट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, 1 + n-1 इंटू अल्फा। क्या अल्फा गिवन है हमें, 50% दे रखा है, तो अगर 50% दे रखा है दैट मीन्स अल्फा अपने पास हो गया कितना 0.5। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, एन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1 + 5 - 1 इंटू कितना 0.5। तो जरा अपन सॉल्व कर लें इसको, कितना आ जाएगा 1 + 5 - 1 4, 4 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा अपने पास 2 + 1 दैट इज 3। तो वांट ऑफ फैक्टर एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए अपने पास कितना आ गया 3। तो अपने पास करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर अपने पास हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। Which among the following is an incorrect statement about Henry's law constant? Henry's law, हेनरी स्थिरांक के लिए हेनरी के नियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो पहला अपने को दे रखा है डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर, तो बिल्कुल सही बात है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो होता है अपने पास वो एक कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होता है, विशिष्ट स्थिरांक जिसको अपन बोलते हैं, और विशिष्ट स्थिरांक एक अकेले गैस के लिए अलग होगा, राइट, लेकिन नियत ताप पे वो नियत रहता है। लेकिन अगर आप दो भिन्न भिन्न गैसेस की बात करेंगे, दो अलग अलग गैसों की आप बात करेंगे, तो उनके लिए अपने पास हेनरी लॉ कांस्टेंट डिफरेंट होगा। तो भाई अगर अपने से पूछा जाए पहला स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट तो अपने पास करेक्ट है, अपने से पूछा क्या है इनकरेक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, KH इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, बिल्कुल सही बात है। KH गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है तभी तो उसका फलन हुआ। अगर हम बात करेंगे कोई गैस जो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती है तो उसके लिए KH की वैल्यू काफ़ी कम होती है, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है उसके लिए KH की वैल्यू ज़्यादा होती है, राइट। तो ये भी अपने पास स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट अगर अपन बात करेंगे तो हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर हायर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। KH की वैल्यू सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और यहाँ पे बोल रखा है कि जितना ज्यादा KH होगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, राइट। यहाँ पर भी दिया गया दिए गए ताप तथा दाब पर KH का मान अधिक होने पर गैस की विलेयता अधिक होगी, तो विलेयता हमेशा कम हो जाती है, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, तो ये अपना आंसर आ जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए अगला अगर अपन क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे तो उसमें क्या बता रखा है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 320 ग्राम ऑफ मिथेनॉल, 230 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड 290 ग्राम ऑफ एसीटोन, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मिथेनॉल। तो अपने को
3 अलग अलग यहाँ पर सब्सटेंस दे रखे हैं और इनको मिला के अपन ने सॉल्यूशन बना दिया। तो W1 अपने को दे रखा है 320 ग्राम मिथेनॉल का, W2 230 ग्राम इथेनॉल का, और W3 अपने को दे रखा है 290 ग्राम एसीटोन का। ठीक, अब आपको याद होगा कि भाई मिथेनॉल का जो मोलर मास होता है वो तो हमें पता है कितना होता है, 32 ग्राम पर मोल। जो अपने पास इथेनॉल है उसका मोलर मास होता है 46 ग्राम पर मोल, और जो एसीटोन होता है उसका आपको पता होगा 58 ग्राम पर मोल। अगर इनके मोलर मासेस आपको याद नहीं है तो आप इनके फॉर्मूला लिख सकते हैं, और फॉर्मूला लिख के मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, तो आपको सीधा सीधा ये वैल्यूज मिल जाएंगी। अब मोल आपको निकालने हैं, तो अगर मोल निकालने हैं तो पहले मिथेनॉल के मोल निकाल लेते हैं अपन। तो मिथेनॉल के मोल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। तो मिथेनॉल के अपने पास कितने मोल आ रहे हैं, मिथेनॉल के अपने पास मोल आ रहे हैं 10 मोल। इथेनॉल के फिर अपने पास कितने आ रहे हैं 230 अपॉन 46, दैट इज व्हाट 5 मोल। और एसीटोन के अपने पास आ रहे हैं 290 अपॉन 58, ये भी कितना आ गया 5 मोल। अब आपको क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन पूछा है मिथेनॉल का। तो मोल फ्रैक्शन अगर अपन निकालेंगे मिथेनॉल क्या होगा, दैट इज द मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन टोटल मोल। मिथेनॉल के मोल अपन ने निकाले कितने हैं 10, टोटल मोल कितने हो गए 10 प्लस 5 प्लस 5 दैट इज 20। तो कितना आ गया 1/2, और 1/2 का मतलब हो गया कितना 0.5। ठीक है, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज सेकेंड ऑप्शन, ये करेक्ट अपने पास आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंसंट्रेशन टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी होती है, जिसके अंदर वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होता। किसमें नहीं होता, मोलैलिटी में वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होता है, राइट। मोलैरिटी में वॉल्यूम इंक्लूड होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में दिख ही रहा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन में क्या बता रखा है, 1.5 मोल एन हेक्सेन को अपन ने मिक्स करा 0.5 मोल एन पेंटेन के साथ, एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया 25 डिग्री सेल्सियस पे। वेपर प्रेशर अपने को दे रखे हैं, मान लीजिए जो अपने पास एन हेक्सेन है उसका वेपर प्रेशर हमें दिया हुआ है कितना 150 mm, और जो अपने पास एन पेंटेन है उसका दे रखा है 200 mm। इनके मोल दे रखे हैं अपने को, एन हेक्सेन के मोल 1.5 मोल, एन पेंटेन का अपने को दे रखा है कितना 0.5 मोल। ठीक, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकाल लें। मोल फ्रैक्शन अगर अपने को निकालना है किसका, हेक्सेन का, तो दैट विल बी x1, वो कितना हो जाएगा मोल्स ऑफ दिस अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल कितने हो जाएंगे 2, और मोल फ्रैक्शन अपन निकाल लेते हैं एन पेंटेन का, दैट इज 0.5 अपॉन 2। अब अगर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है दैट इज PS, तो उसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है P0 एक्स से, राइट। और यहाँ पर अपन A और B तो ले नहीं रहे, ठीक है, तो P0 1 x1 प्लस P0 2
x2। जरा वैल्यूज पुट कर दें, कितना आ रहा है अपने पास 150 इंटू x1, x1 कितना आ गया अपने पास 1.5 अपॉन 2 प्लस P02 कितना आ गया 200 इंटू 0.5/2। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द 162.5 mm। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ पॉलीमर वो कौन सी होती है? दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे ज्यादा प्रेफरेबल अपने पास प्रॉपर्टी होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से एक, ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। हिंदी में अगर अपन बात करें तो इसे अपन बात करते हैं परासरण दाब। रीजन क्या है? रीजन इसका यह है, आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या RLVP, इन तीनों ही केस में टेम्परेचर के अंदर आता है वेरिएशन। तो जब टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आता है तो उसकी वजह से पॉलीमर जो होता है उसके ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज चेंज होने के चांसेस होते हैं। तो उस वजह से हम ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ना तो अपने को टेम्परेचर को चेंज करना है और उसकी वजह से जो अपने को मोलर मास मिलेगा पॉलीमर का वो करेक्ट मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में अपने को बता रखा 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ विच कंपाउंड विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आपको मोलैलिटी सबकी सेम दे दी। अगर मोलैलिटी सेम दे रखी है तो वहां पर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो अपन को याद होगा डेल्टा टीबी जो हम लिखते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I इंटू एम के। तो अब अगर आपने मोलैलिटी कर दी फिक्स तो इसका मतलब वांट ऑफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसका वांट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा उसका डेल्टा डी भी सबसे ज्यादा। तो वांट ऑफ फैक्टर अपने पास किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वांट ऑफ फैक्टर अपने को पता है 1 + n-1 इंटू अल्फा, उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो अगर अपन इसको लिखें क्या आ जाएगा 1 + n-1 इंटू अल्फा। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर अल्फा जो है वो 100% दे रखा है, इसका मतलब सारे के सबके लिए अल्फा क्या है सेम है। तो आई की वैल्यू डिपेंड करेगी केवल और केवल n के ऊपर, मतलब जिसका n ज्यादा उसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा। n मतलब नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं, तो NaCl के अंदर अपने पास आयन बनते 2, CaCl2 के अंदर अपने पास आयंस बनते कितने 3। तो CaCl2 के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो आपके पास 3 आयन मिल रहे हैं। ग्लूकोज के अंदर एक नहीं मिलेगा आयन, ग्लूकोज के अंदर केवल एक ही मिलेगा क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होता, यूरिया के भी डिसोसिएट नहीं होता, तो उसके अंदर भी n की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक। तो यहाँ पर अगर अपन से पूछा जाए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस किस में, CaCl2 में, तो आई की वैल्यू इसकी सबसे ज्यादा होगी। अब आई की वैल्यू अगर सबसे ज्यादा इसकी होगी तो डेल्टा टी भी सबसे ज्यादा किसका होगा, CaCl2 का होगा। डेल्टा टी भी अगर उसका ज्यादा होगा तो भैया अपने पास क्या होता है TB माइनस T0B, यही अपने पास डेल्टा टीबी की वैल्यू होती है। तो अगर अपने से पूछा जाए कि भैया टीबी की वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगी, जब डेल्टा टीबी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो डेल्टा टीबी की सबसे ज्यादा वैल्यू CaCl2 के लिए आ रही है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 73 की। 73 में अपने को क्वेश्चन दे रखा है, ये 3 स्टेटमेंट अपने को दे रखे हैं और इन 3 स्टेटमेंट के बारे में अपने से पूछा है कि ये स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है सॉल्यूशन विच शोज अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। मतलब राउट लॉ से जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन करता है उसका मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप होता है, वो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप फॉर्म करता है, ठीक। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप का मतलब क्या हुआ, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप का मतलब हुआ कि वो सॉल्यूशन, वो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट है उससे भी कम बॉइलिंग पॉइंट हो, तो वो कौन बनाता है, पॉजिटिव डेविएशन वाले बनाते हैं। क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जैसे ही अपन
दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं जिनका पॉजिटिव डेविएशन बनता है सॉल्यूशन, ठीक। तो उसमें क्या होता है, रिपल्शन होता है, और जब रिपल्शन होता है, रिपल्शन की वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब वेपर प्रेशर बढ़ जाता है तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम। तो इसीलिए उस सॉल्यूशन को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो पॉजिटिव डेविएशन में अपने पास यही होता है कि यहाँ पर आपके पास जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और वेपर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनाता है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक। जब दो सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर कंटेन करते हैं तो उन्हें आइसोटोनिक बोला जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये यही अपन उसमें मेंशन भी करते हैं जब अपन ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते हैं। KF दैट इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम सॉल्यूट कंसंट्रेशन, तो बिल्कुल सही बात है। KF की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, ठीक है। तो डेफिनेटली सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे तो कभी डिपेंड नहीं करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। तो अपने पास थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं 74। इफ 0.4 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड HA undergo 50% dissociation, then the boiling point of the solution will be तो यहां पर अपन वीक एसिड की बात कर रहे हैं। अगर वीक एसिड को आपने डिसोसिएट करा दिया तो वो क्या बनाएगा, H+ और A- बनाएगा। अब अगर अपने को यहाँ पर अल्फा गिवन है 50%, दैट इज 0.5, और N की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पर कितनी, 2। तो I की वैल्यू अपने पास क्या होती है, 1 + N-1 इंटू अल्फा। तो कितना आ जाएगा, 1 + 2 - 1 इंटू 0.5। तो 1 इंटू 0.5 दैट विल बी व्हाट, 1 + 0.5 दैट इज व्हाट, 1.5। अब अगर अपने पास यहाँ पर I की वैल्यू आ गई है 1.5, तो अपने को क्या निकालना है, अपने को बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, TB। डेल्टा TB निकालेंगे उसके लिए पहले। तो डेल्टा TB अपने पास क्या हो जाएगा, I इंटू KB इंटू M। तो I अपने पास आ गया कितना, 1.5। KB अपने पास कितना आ गया, 0.52, और मोलालिटी दे रखी है अपने को कितनी, 0.4। मोलालिटी अपने पास गिवन है कितनी, 0.4, ठीक। तो अपने पास अगर अपन नियर अबाउट में कैलकुलेट करें, ठीक, तो अपने पास कितना आ रहा है, 5 चौक 20, ठीक। तो 20 बोले तो कितना अपने पास, 0.2। तो 1.5 इंटू 0.2 लगभग अपने पास कितना आ रहा है, 0.3। अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन बोलते हैं इसको, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन में अपन अटक जाएंगे। तो डेल्टा TB की लगभग वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, 0.3 आ रही है। और अगर डेल्टा TB अपने पास 0.3 आ रहा है, और डेल्टा TB क्या होता है, TB - T0 B। अब वाटर के लिए अपने पास जो T0 B होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो TB - 100 बराबर 0.3। तो TB की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 100.3 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा एक ही ऑप्शन अपने पास आ रहा है, दैट इज व्हाट, सेकंड ऑप्शन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी आप ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं 75। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन द एक्वस सॉल्यूशन इज 0.1, देन द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन अलग तरीके से करते हैं। सपोज, ठीक, मान लीजिए जो यूरिया है उसका मोल फ्रैक्शन XB अपन ने लिया, वो कितना दे रखा, 0.1। तो अपने पास जो सॉल्वेंट है वाटर, ठीक, उसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.9। ये तो अपन सब जानते ही हैं। तो जरा बताना, XB/XA ये कितना हो जाएगा, 0.1/0.9।
ठीक, तो ये आ गया 1/9। अगर ये वैल्यू आपके पास 1/9 आ गई तो मोल फ्रैक्शन का रेशो क्या मोल्स के रेशो के बराबर होता है क्या? डिस्कस करा है अपन ने, बताया है बकायदा। रेशो ऑफ द मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू रेशो ऑफ द मोल्स। ठीक, और मोल्स का जो रेशो अपने पास होगा क्या उसे अपन ये बोल सकते हैं WB अपॉन MB, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इनटू नीचे अपने पास आ गया तो WA अपॉन MA, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आ जाएगा। ये किसके बराबर आई वैल्यू? 1/9 के बराबर। तो मास का रेशो निकालने एक बार जरा, फिर अपन देखते हैं क्या होता है। तो सॉल्यूट का मोलर मास एंड सॉल्वेंट का मोलर मास उधर ले जाएंगे। तो सॉल्यूट का मोलर मास अपने पास हो गया MB, सॉल्वेंट का मोलर मास अपने पास हो गया MA, और ये किसके बराबर आ गया? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, इनके रेशो के बराबर आ गया। सॉल्यूट कौन है? यूरिया। तो यूरिया का जो अपने पास मोलर मास होता है वो कितना होता है? 60। सॉल्वेंट कौन है अपने पास? वाटर। तो वाटर का अपने को मोलर मास पता है कितना होता है? 18, बराबर कितना हो गया? 1/9। इन दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो अगर अपन यहां पर बात करें, इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जरा अपन सिंप्लीफाई करें तो अपने पास कितना हो जाएगा? ये अपने पास 6 3 जा 18, और ये अपने पास कितना आ गया? 10 टाइम्स, तो 10 अपॉन 27। ठीक, तो ये तो अपने पास रेशो आया WB/WA का, लेकिन अपने से ये नहीं पूछा है। अपने से क्या पूछा है? अपने से मास परसेंटेज पूछा है। तो मास परसेंटेज पूछा है तो बहुत आसान है, राइट। मास परसेंटेज पूछा है तो क्या निकालना है? WB अपॉन WA प्लस WB, दैट इज W सॉल्यूशन इंटू 100, ये होगा अपने पास। ठीक, ये वेट बाय वेट परसेंटेज होता है। तो अगर ऐसा अपने को निकालना है तो एक काम करें, ऊपर देखें, राइट। न्यूमरेटर में कौन चाहिए अपने को? WB यहाँ पर अपने पास आ रहा है, तो ऊपर वाली वैल्यू अपॉन टोटल। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में जैसा करते थे वैसे ही यहाँ पर करेंगे। टोटल अपने पास कितना हो जाएगा? 10 + 27 37 इंटू 100। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सीधा आपका आंसर आ जाएगा 27%। ठीक है, एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन अपना जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप इसको शॉर्टेस्ट वे में इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। MnO4 2- के अंदर अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है Mn की। हम चाहें तो कैलकुलेट इसको कर लें, लेकिन अपन पता है बहुत कॉमन अपने पास ये कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +6। ठीक, ऑक्सीजन के आप -2 ले लीजिए, -2 × 4, ठीक है, -8 हो जाएगा। -8 को उधर अपन ले जाएंगे तो +8 हो जाएगा, माइनस का 2 उसके बराबर हो जाएगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा? +6। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 77। विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज कैन नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? ठीक, कौन सी असमानुपातन अभिक्रिया को नहीं प्रदर्शित कर सकती? केवल और केवल वो जिसके अंदर अपने पास सेंट्रल एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो या तो हाईएस्ट हो या लोवेस्ट हो, वो अपने कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन या असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं कर सकती। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो क्लोरीन सेंट्रल एटम है। क्लोरीन अगर सेंट्रल एटम है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होती है कितनी? +7, जो अपने पास ClO4- के अंदर दिख रही है। तो अगर ClO4- के अंदर अपने को ये दिख रही है तो ऑटोमेटिकली अपने पास ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये केवल और केवल अपना रिडक्शन कर सकता है, लेकिन डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं कर सकता, राइट। तो इसीलिए अपने पास ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 78। क्या बता रखा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज सल्फर एग्जिबिट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पहला जो H2S है उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है -2, SO2 उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +4,
H2SO4 उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +6, H2SO3 उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +4। तो हाईएस्ट किसके अंदर हुई? हाईएस्ट अपने पास हुई H2SO4 के अंदर, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ठीक, अगला S2 माइनस MnO4 माइनस प्लस H प्लस, क्या दे रहा है? Mn2 प्लस दे रहा है, सल्फर दे रहा है और H2O दे रहा है। क्या बोल रखा है यहां पर? मोल्स निकालने हैं H2 माइनस के, राइट, पर मोल ऑफ MnO4 माइनस के लिए। ठीक है, मतलब अगर आप 1 मोल MnO4 माइनस लेंगे तो उससे H2 माइनस के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे। अब इन क्वेश्चंस को करने का बहुत शॉर्टेस्ट तरीका है और मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ सकता है। ठीक, क्या करें अपन यहां पर सबसे पहले जो रिएक्शन जो है अपने पास स्पीशीज रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। मैग्नीज यहाँ पर +7 में है, इधर +2 में है, सल्फर -2 में है और इधर 0 में है। अब इनका एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सल्फर का -2 से जा रहा है किसमें? 0 में, तो सल्फर का तो एन फैक्टर अपने पास आ गया कितना? 2। फिर अपन बात कर ले Mn की, तो मैग्नीज +7 से जा रहा है +2 में, तो एन फैक्टर उसका कितना आया? 5। ये निकालना सबको आता है। अब किसका एन फैक्टर पूछा है? किसके अपने पास मोल पूछे? सल्फर के, H2 माइनस के अपने से मोल पूछे। तो जिसके मोल पूछे हैं, मान लीजिए इसके पूछे हैं तो उसको अपन हाईलाइट कर दें। जिसके पूछे हैं उसके सामने वाले के, मतलब जो सामने वाला रिडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन कर रहा है? MnO4 माइनस, उसका एन फैक्टर बटा जिसका पूछा है उसका एन फैक्टर। तो अपने पास क्या आ रहा है? MnO4 माइनस के 5 और H2 माइनस के कितने? 2। ये अपने पास रेशो जो आएगा वो अपने को क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो अपने को रिप्रेजेंट कर लेगा 1 मोल, इसके 1 मोल के लिए इसके मोल, ठीक है ना, मोल्स ऑफ S2 माइनस, ये अपने पास आएगा। ठीक, तो ये अपने पास शॉर्टेस्ट वे होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, इस तरह के। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब ये पर मोल के लिए आया है। कभी कभी जो क्वेश्चन बनता है उसके अंदर आपको क्या मिलता है? आपको पर मोल ना देके गिवन नंबर ऑफ मोल्स के लिए निकालना होगा, तो आप पर मोल के लिए ऐसे ही निकाल लें एंड देन गिवन नंबर ऑफ मोल जितने के लिए पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 अगला अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जरा गौर कर ले, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपको दे रखे हैं वो कैसे दे रखे हैं? वो अपने को दे रखे हैं SRP, रिडक्शन पोटेंशियल अपने को दे रखे हैं। अब रिडक्शन पोटेंशियल जब अपने को दे रखा है तो इन दोनों को मिला के हमने बनाया एक सेल। तो सेल अगर अपन ने बनाया तो उस सेल के लिए आपको E0 सेल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? E0 सेल। और E0 सेल अगर अपन निकालते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, ये बोलते हैं। अब कैथोड किसको माने, एनोड किसको माने, सवाल ये है। तो भाई कैथोड हमेशा उसको मानो जिसका SRP अपने पास ज्यादा है। तो SRP ज्यादा किसका है? -0.76 -2.87, कौन सी बड़ी वैल्यू है? तो -0.76 बड़ी वैल्यू है, तो ये अपने पास कैथोड हो गया माइनस का। अब एनोड किसको माना है? जिसका SRP कम है, दैट इज 2.87। तो अगर अपन SRP बात करेंगे तो ये माइनस का 2.87। ठीक, ये वैल्यू अब अपन यहाँ पे रख दें, तो अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी? प्लस के 2.11 वोल्ट आ जाएगी। तो ये अपने पास E0 वैल्यू आ गई, तो ये अपने पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। टाइट्रेशन ऑफ I2 विद Na2S2O3 सॉल्यूशन। तो इंडिकेटर हम कौन सा यूज करते हैं टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट? तो यहाँ पर अपने को डायरेक्टली पता होना चाहिए, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि हम स्टार्च वहां पर एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं जिससे कि अपने को एंड पॉइंट के बारे में जानकारी मिल जाए। ठीक, चलिए अगला अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या दे रखा है आपने से? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया नहीं है? तो असमानुपातन अभिक्रिया के अंदर
एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और उसी का रिडक्शन होता है, ठीक। तो अगर अपने से यहाँ पर पूछा जाए कि यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है फर्स्ट रिएक्शन में, तो परऑक्साइड के अंदर अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है इसका, -1। अगर -1 होता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन जा रहा है -2 में एंड 0 में। अगर -2 में जा रहा है तो उसका हुआ रिडक्शन और 0 में हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन, तो ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन है। सेकेंड रिएक्शन, फ्लोरीन अपने पास 0 में, ऑक्सीजन अपने पास है -2 में। अब जब फ्लोरीन कंबाइन हो रहा है इससे, तो फ्लोरीन गया किसमें, -1 में, और इधर भी फ्लोरीन -1 में ही है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका यहाँ पर अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 ही रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन गया किसमें, +2 में, तो यहाँ पर अपने पास दो अलग अलग एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो ये इंटरमोलिकुलर रिएक्शन है, लेकिन ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन होने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए होता है, यहाँ पर आपको सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराना होता है। तो यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स का हो रहा है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। आप चाहे तो थर्ड ऑप्शन भी देख लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे क्या है +1 में एंड -1 में, तो यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। H3PO3, यहाँ पर सल्फर फॉस्फोरस होता है +3 में, H3PO4 में होता है +5 में, एंड फॉस्फोरस में होता है -3 में। तो देख लीजिए यहाँ पर भी डिस्प्रोपोर्शनेशन है, तो सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द 3 रेडॉक्स कपल्स, ठीक, A2 + A, B2 + B, C2 + C, C2/C, इनके लिए अपने को E0 वैल्यूज दे रखी है, और सारी वैल्यूज किसकी है, SRP की है। अब सबके अगर SRP की वैल्यूज हैं तो रिड्यूसिंग पावर पूछी है, ठीक है। तो आपको ये चीज डायरेक्टली याद होगी दैट रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो अपने पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है SRP वैल्यू के लिए, ठीक है ना। SRP वैल्यू की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा SRP वैल्यू उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी कम। तो अगर अपन बात करें तो SRP वैल्यूज एक आ रही है अपने पास -2.1, दूसरा आ रहा है अपने पास +1.5, तीसरा अपने पास आ रहा है -0.5। तो SRP वैल्यू सबसे ज्यादा अपने पास आ रही है किसकी, 1.5 वोल्ट, दैट इज व्हाट, बी की। तो इसका मतलब इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगी, और ए की अपने पास SRP वैल्यू आ रही सबसे कम, इसका मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन बैठ जाएगा, A, C एंड B, ये अपने पास करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 84 अपन बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम नहीं कर सकता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो स्पीशीज कभी काम नहीं कर सकती जहां पे सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताया था अपन ने, लोवेस्ट पॉसिबल नेगेटिव चार्ज, और मेटल के केस में 0, ठीक। तो यहाँ पर लोवेस्ट पॉसिबल नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर कितना होता है, -3। तो यहाँ पर अपने पास जो नाइट्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लोवेस्ट है, और अगर लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अपने पास ये ऑक्सीडाइज हो सकती है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकती, ठीक। एजेंट का काम होता है खुद का रिडक्शन, तो खुद का रिडक्शन करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, एंड इसीलिए अपन करेक्ट आंसर बोलेंगे 84 का ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, 85 नंबर। क्या बता रखा है यहाँ पर, एक अपने को रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी है, उस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर अपने पास रिएक्टेंट दे रखे हैं I- MnO4 H2O, इनके बैलेंस्ड रिएक्शन में कोएफिशिएंट पूछे हैं। तो कुल मिला के अपने को एक रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करनी है, और बैलेंस करेंगे तो उस टाइम पर अपने पास जो कोएफिशिएंट होंगे वो अपन को निकालने हैं, ठीक। चलिए निकालते हैं। तो अपन कैसे निकालेंगे, पहले एक काम करें, रिएक्शन लिखें, और रिएक्शन जब आप लिखें तो आप ध्यान रखें कि केवल स्केलेटन इक्वेशन ही अपन लिखें। स्केलेटन इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, स्केलेटन इक्वेशन का मतलब हुआ
कि केवल और केवल उन स्पीशीज को लिखना है जो रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पर अपने पास मैग्नीज कर रहा था, तो मैग्नीज किस स्पीशीज में, MnO4 माइनस, उसमें लिख दिया। आयोडीन कर रहा था तो आयोडाइड आयन लिख दिया अपन ने। मैग्नीज किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO2 में, तो वो लिख दिया अपन ने। और आयोडीन कन्वर्ट हो रहा है IO3 माइनस के अंदर। ठीक, सबसे पहले इन एटम्स को अपन देख लें कि जो रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है वो बैलेंस है कि नहीं है। मैग्नीज एक, आयोडीन एक, आयोडीन एक, बैलेंस है। अब आगे अपन यहाँ पर बैलेंस करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी मेंशन कर दीजिए जो रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने पास मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई कितनी, अपने पास मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +7, आयोडीन की हो गई अपने पास -1, इधर मैग्नीज की आई +4 और आयोडीन पहुंच गया कहाँ पर, +5 के अंदर। अब यहाँ पर अपन एन फैक्टर दोनों के लिए कैलकुलेट कर लें। जब आप दोनों के लिए एन फैक्टर निकालेंगे तो मैग्नीज +7 से +4 में जा रहा है तो कितने का डिफरेंस आ गया, 3 का डिफरेंस, तो एन फैक्टर इसके लिए 3। फिर आप देखेंगे आयोडीन -1 से जा रहा है +5 में, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 6। ठीक, तो एन फैक्टर उसका हो गया 6। अब यहाँ पर अगर अपन से पूछा जाए कि यहाँ पर एन फैक्टर को दोनों को क्या करते हैं, बराबर बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल कोएफिशिएंट, तो सुटेबल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो जब अपन ने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो इससे एसोसिएटेड स्पीशीज को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो ये अपन ने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इतना करने के बाद आपको उन स्पीशीज को नहीं टच करना है जो स्पीशीज रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रही। ठीक, तो अब अगर उन्हें अपन नहीं टच करेंगे तो यहाँ पर अपने पास नेट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2MnO4 माइनस प्लस I माइनस 2MnO2 प्लस IO3 माइनस। ठीक है, अब यहां पर अपन बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन कितनी है, यहां पर अपने पास 2 × 4 8, यहां पर कितनी है 2 × 4 2 × 2 4 प्लस 3 7। तो राइट साइड अपने पास ऑक्सीजन कम है तो अपन क्या करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। जितने ऑक्सीजन की कमी होती है जिस साइड, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं उसी साइड। ठीक, अब बैलेंस करेंगे किसको, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन यहाँ पर अपने पास कितने आ रहे हैं, 2, तो 2H+ अपन ने यहाँ पर ऐड कर दिए। ठीक, तो आपके ऐसा करने पर जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। लेकिन अपने को दिया हुआ क्या है, बेसिक मीडियम। अगर बेसिक मीडियम गिवन है तो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना कैसे होगा, तो हम हमेशा एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन बैलेंस करेंगे पहले, एंड अगर फिर रिक्वायर्ड है तो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने का तरीका यह है, जितने H+ अपने को एक साइड दिख रहे हैं उतने ही OH- दोनों साइड आप ऐड कर दो। अगर वहां पर 2H+ दिख रहे थे तो 2OH- हमने दोनों साइड ऐड कर दिए। अब जब 2OH- अपन ने ऐड कर दिए तो 2H+ 2OH- मिलके क्या बना देंगे, 2H2O। तो यहां पर आपके पास 2H2O हो गया। ठीक, और यहां पर एक H2O हो गया तो ये कट जाएगा, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, एक H2O आ जाएगा। ठीक, तो आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है पूरी की पूरी बेसिक मीडियम में। तो नेट इक्वेशन अपन लिख देते हैं, 2MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस H2O क्या देगा, 2MnO2 प्लस IO3 माइनस प्लस 2OH-। ठीक, तो अब जरा कोएफिशिएंट देख लीजिए, अपने से किस किस के पूछे थे, I-, तो I- का कोएफिशिएंट आ रहा है 1, फिर MnO4 माइनस उसका कोएफिशिएंट आ रहा है 2, फिर H2O उसका कोएफिशिएंट आ रहा है 1। ठीक, तो 1 2 1, तो कौन सा ऑप्शन अपने पास बैठ रहा है, थर्ड ऑप्शन।
तो ये करेक्ट आंसर अपने पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। द ई नॉट सेल फॉर द रिएक्शन Cu2 प्लस प्लस Zn सॉलिड, क्या दे रहा है, Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड इज 1.1, देन डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। तो डेल्टा जी नोट का सीधा फॉर्मूला अपने पास आता है -NF(E0) सेल। ठीक, अब n कितना होगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो इस रिएक्शन के अंदर अपने को पता है कॉपर +2 से जा रहा है किसमें, 0 में, तो +2 से 0 में जा रहा है, जिंक किस में जा रहा है, 0 से जा रहा है +2 में। इसका मतलब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं और जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो n की वैल्यू सीधा सीधा अपने पास कितनी आ गई, 2। तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, -2f(E0) दैट इज 1.1। ठीक, तो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2.2f, ये डेल्टा जी नोट की वैल्यू आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान रखें साइन का भी अपने को यहाँ पर चेक करना है वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। 87 में अपने को दे रखा है, रिएक्शन दे रखी है Mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस कन्वर्ट हो रहा है Mg2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। तो इसके लिए करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन आपको करनी है। अब करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए लेफ्ट साइड में हम सबसे पहले मेंशन करते हैं क्या, हम हमेशा एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड में मेंशन करेंगे, राइट साइड में हमेशा कैथोड मेंशन करेंगे। तो एनोड कौन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम 0 में से जा रहा है +2 में, इसका मतलब मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब मैग्नीशियम विल बिहेव एज अ एनोड, और अगर एनोड की तरह बिहेव करेगा तो मैग्नीशियम होना चाहिए राइट साइड में। अब लेफ्ट साइड में लेफ्ट मोस्ट पे अपन क्या लिखते हैं, हमेशा सॉलिड लिखते हैं, तो Mg सॉलिड, उसके बाद उसके आयन। फिर राइट साइड में अपने पास कौन होता है, राइट साइड में अपने पास होता है कैथोड। कैथोड में अगर अपन बात करेंगे तो पहले अपने पास आएगा बीच में सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के बाद आएगा उसका आयन, एंड राइट मोस्ट पे अपने पास आता है कौन, मेटल सॉलिड। तो कौन सी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गई, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। क्या बता रखा है इसके अंदर, ई सेल अपने को पूछा है रिएक्शन के अंदर Na सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, और उसकी कंसंट्रेशन अपने को दे रखी है 0.01, Na2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है अपने को 0.01 प्लस 2Ag सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले अपन ये देख लें कि ये जो अपने पास कन्वर्ट हो रहा है +1 से 0 में, तो n फैक्टर कितना आएगा यहाँ पर 1, और कितने मोल है अपने पास 2, तो इंटू 2 करना पड़ेगा। तो ओवरऑल n की वैल्यू जो अपने पास हो गई रिएक्शन के लिए वो हो गई 2। ठीक है, ई नॉट सेल जब अपन निकालते हैं तो वहां पर अभी अपन ने बताया था SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। तो कैथोड माइनस एनोड होता है, तो भैया कैथोड कौन है, जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो Ag प्लस Ag में जा रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है, तो उसका SRP कितना हो गया, गिवन है अपने को 0.8, राइट। निकल का हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, तो वो एनोड हो गया, तो उसका कितना हो जाएगा SRP, -0.25। ठीक, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो अपने पास आ गया 0.8 प्लस 0.25। ठीक, तो अपने पास ये जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी व्हाट, 1.05 वोल्ट। ये अपने पास ई नॉट सेल आया। अब अपने को ई सेल निकालना है, तो ई सेल के लिए नस्ट इक्वेशन अपन को पता ही है, ई सेल बराबर क्या होती है, दैट इज ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अगर अपन से पूछा जाए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन हो गया अपने पास, Na2 प्लस, ठीक, उसकी पावर 1, रिएक्टेंट कौन हुआ, Ag प्लस, उसकी पावर कितनी 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, हमारे पास आ जाएगा 1.05 माइनस पॉइंट, इसको मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 0.06 अपॉन 2,
ठीक। लॉग Na2 प्लस, Na2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है अपने को 0.01, इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻²। Ag प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01, इसका मतलब 10⁻⁻² का स्क्वायर। अब जरा ये वैल्यू ले जाएं ऊपर, वो सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपके पास ई सेल की वैल्यू निकल के आएगी 0.99 वोल्ट। आप सॉल्व करके चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अपने पास कौन सा ऑप्शन बैठ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड इफ द करंट ऑफ 96.5 एम्पियर इज पास थ्रू CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन फॉर 100 सेकेंड, है ना। तो अपने को पता है जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, मान लीजिए कॉपर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर जो होगा वो नंबर ऑफ फैराडे के बराबर हो जाएगा। अब नंबर ऑफ फैराडे के अगर वो बराबर हो जाएगा तो नंबर ऑफ फैराडे कैसे निकालते हैं, I × T/96,500। ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो भैया वेट अपने को निकालना है, कितना डिपॉजिट होगा, करंट दे रखा है अपने को 96.5, टाइम दे रखा है अपने को कितना 100 सेकेंड्स अपॉन 96,500 इंटू इक्विवेलेंट वेट कॉपर का होता है 63.5 अपॉन 2। ठीक, तो अपने पास अगर आप ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये कितना है अपने पास 1/10। ये पूरा काट के देख लीजिए। तो अगर अपने पास ये वैल्यू सॉल्व होगी तो अपने पास कितना आ जाएगा 3.175 ग्राम। इतना कॉपर डिपॉजिट होगा अपने पास कैथोड पर। तो अपने पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में आपने को बात करेगी है बिलो ग्राफ ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस C⁻⁴ 1/2 इज नॉट एप्लीकेबल। आपको पता हो तो ये अपने पास, आपको पता हो तो ये अपने पास डी बाय हकल ऑन सागर इक्वेशन होती है, लेमडा एम बराबर लेमडा नॉट एम माइनस बी अंडर रूट सी, ये अपने पास होती है इक्वेशन। और ये इक्वेशन जो होती है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो सब पे लगेगी। तो KCl स्ट्रॉन्ग है, CH3COH वीक है, इस पर नहीं लगेगी और नॉट एप्लीकेबल पूछा है। NaCl पे लगेगी, CH3CON सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लगेगी उस पर। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट। 91 लेमडा नॉट एम अपने को वैल्यू निकालना है और अपने को दे रखा है लेमडा नॉट एम Mg2 प्लस, आयनिक मोलर कंडक्टेंस अपने को दे रखा है Mg2 प्लस का और OH माइनस का। तो लेमडा नॉट एम Mg2 प्लस सॉरी MgOH होल ट्वाइस क्या करेंगे वहां पर, मोलर आयनिक कंडक्टेंस किसका Mg2 प्लस का प्लस मोलर आयनिक कंडक्टेंस किसका हो जाएगा OH माइनस का। अब OH माइनस अपने पास MgOH होल ट्वाइस के अंदर कितने 2, तो इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास 2। तो जरा अपन यहाँ पर वैल्यूज रख दें, कितनी आएगी 106 प्लस 2 इंटू 199.1। अब इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका है, कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट करें। ये 199 कितना हो गया, लगभग लगभग 200, 200 इंटू 100 400, 400 प्लस 6, 400 प्लस 106 कितना हो गया 500। ठीक है, तो 500 के नियर अबाउट ऑप्शन अपने पास एक ही रखा है 504.2। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, समझ में आ रही है बात। तो अपने यहाँ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। इन H2O2 फ्यूल सेल
द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट कैथोड, तो कैथोड पर अपने को पता होना चाहिए। हालांकि अगर आपको रिएक्शन डायरेक्टली पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको रिएक्शन नहीं पता है तो उसका एक तरीका मैं बता रहा हूँ याद रखने का। सबसे पहली चीज, कैथोड पे होता है क्या, रिडक्शन। तो रिडक्शन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन अपने पास कहाँ होंगे, रिएक्टेंट साइड। तो दो जगह अपने को रिएक्टेंट साइड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, ठीक। अब आपको पता होगा फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन का होता है कंबशन, बेसिकली होता है यही है। तो कंबशन होता है तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, H2O के अंदर, और H2O में कन्वर्ट होगा तो हाइड्रोजन तो H2 से जाएगा H प्लस में जाएगा, मतलब अपने पास ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। तो इसका मतलब हाइड्रोजन तो वहां पे आ नहीं सकता, तो कौन आ सकता है वहां पर, O2 आएगा। तो O2 का होता है रिडक्शन, तो O2 कन्वर्ट होता है किसमें, O2 माइनस के अंदर, O2 2 माइनस के अंदर। अब O2 2 माइनस के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता, तो इसलिए वहां पर अपन मीडियम यूज करते हैं वाटर। तो वाटर के साथ जब O2 रिएक्ट करता है तो बनाता है OH माइनस, और इस तरीके से अपने को कैथोड पर फ्यूल सेल की रिएक्शन अगर याद नहीं भी है तो निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 के अंदर आपको बता रखा है which of the following ion has the highest limiting molar conductance in water at 298 Kelvin। तो अपने को पता होगा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है किसकी, H प्लस आयन की। ये प्रैक्टिकल डेटा पर बेस्ड है तो आपको सीधा सीधा ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। H प्लस आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होती है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड Kc इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो ई नॉट सेल अपने पास होता है, ई सेल बराबर अपने को पता है ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Kc। तो अगर अपन ई नॉट सेल निकालेंगे वहां पर, तो ई सेल क्या लेते हैं वहां पर, जीरो इक्विलिब्रियम पर। तो ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम दैट इज Kc, ठीक है। वो बराबर अपने पास अगर अपन लेके जाएंगे बराबर करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। तो अपन इसको राइट साइड में लिया, तो ई नॉट सेल बराबर कितना हो जाएगा, 2.303 RT अपॉन NF log Kc। कौन सा ऑप्शन अपने को करेक्ट दिख रहा है, दैट इज थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, विच मेटल इज यूज्ड इन द गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। तो आयरन का गैल्वेनाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि हमने वहां पर कौन सा मेटल यूज करा, जिंक। तो आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए वैल्यू, ठीक है। जिंक इज यूज्ड टू गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन मेटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 में अपने को पूछा है द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है सबसे पहले क्या साइज ऑफ द आयन के ऊपर डिपेंड करती है, बिल्कुल सही। जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा बल्कि, जितना ज्यादा बल्कि आयन उतना मोबिलिटी कम, उतनी कंडक्टिविटी कम, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। सेकेंड अपने को दे रखा है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। तो बिल्कुल सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आप सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा लेंगे तो स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी इलेक्ट्रोलाइट की, और अगर स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी अपने पास कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। विस्कोसिटी अगर आपने ज्यादा ले ली तो आयंस मूव इजीली नहीं कर पाएंगे, रेजिस्टेंस होगा उनकी मोबिलिटी में, और उसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगी। कंसंट्रेशन आपने कम ज्यादा करी तो इलेक्ट्रोलाइट की जो अपने पास कंडक्टिविटी है वो भी अपने पास चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से ये तीनों चीजों पे डिपेंड करेगी, एंड अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक। तो अपने पास फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.6 mKCl सॉल्यूशन with electrolytic conductivity of 6 into 10 to the power minus 3 Siemens centimeter at 298 Kelvin is। तो आपसे मोलर कंडक्टिविटी पूछी है। अब मोलर कंडक्टिविटी का सीधा सीधा अपने पास फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, यही होता है। तो अपने को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी मतलब कप्पा गिवन है, दैट इज 6 into 10 to the power minus 3 into 1000
और मोलैरिटी अपने को दे रखी है कितनी 0.6। तो अगर अपन यहाँ पर सॉल्व करें इसको तो अपने पास 6 से 6 कट गया, 10⁻³ -3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो अपने पास क्या आ गया 10 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल Mn2+। मान लीजिए आपके पास Mn2+ दे रखा है, उसका रिडक्शन करना है आपको, तो Mn सॉलिड में उसे कन्वर्ट करेंगे। अब अगर आपने उसको Mn सॉलिड में कन्वर्ट करा तो यहां पर एक आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन करे, तो अगर अपन ने 1 मोल Mn2+ लिया तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन हुए, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना फेराडे 2 फेराडे। तो 2 फेराडे यहां पर अपने पास चार्ज रिक्वायर्ड होगा। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं। इफ द E0 is the standard electrode potential for the given reaction A plus B gives B plus A, then standard electrode potential for A plus by 2, ठीक है, half A plus half B gives half B plus half A। तो देखिए अपन ने क्या करा, जो गिवन इक्वेशन है उसको डिवाइड कर दिया अपन ने 2 से, और जो नई इक्वेशन बनी 2 से डिवाइड करने के बाद उसके लिए E0 की वैल्यू अपन ने पूछी है। तो एक चीज अपन को ध्यान रखना है, जब आप E0 वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो E0 वैल्यू हमेशा ध्यान रखें इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है तो वो कभी भी कोएफिशिएंट चेंज करने से रिएक्शन के चेंज नहीं होती है, वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती ही नहीं है। तो अगर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी तो इसका मतलब चाहे पहली रिएक्शन ले या सेकंड रिएक्शन ले, अपने पास E0 की वैल्यू क्या नहीं है, सेम ही आएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, राइट, क्योंकि जब पहले अपने पास E0 था तो बाद में भी क्या रहेगा E0, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं इस एफटी टेस्ट का, दैट इज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करके एक्वस NaCl सॉल्यूशन का अपन ने इलेक्ट्रोलाइज करा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर आपके पास कौन सी गैस कहाँ इवॉल्व होती है ये अपने को पता होना चाहिए। मतलब इधर ऑफ द इलेक्ट्रोड पे अपने पास क्या प्रोड्यूस होते हैं वो अपन को पता होना चाहिए। ठीक, चलो तो भाई एनोड पे होता है अपने पास क्या, ऑक्सीडेशन। अगर एनोड पे अगर अपन ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो अपने पास ऑक्सीडेशन होता है किसका, Cl- का। तो Cl- का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो Cl2+ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कन्वर्ट होता है। तो एनोड पर अपने को प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा Cl2 गैस। तो अपने को जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दे रखा है। ठीक, तो अपने पास फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं और दूसरे अदर ऑप्शंस। भाई कैथोड पर अपन बात करें तो कैथोड पर अपने पास रिडक्शन होता है किसका, वाटर का। ठीक, जब वाटर का रिडक्शन अपने पास होता है तो वहां पर अपने पास क्या बनता है, वहां पर अपने पास H2 बनता है एंड 2OH- यहां पर अपने पास मिलता है। ठीक, तो भाई अगर अपन से पूछा जाए कैथोड पे कौन सी गैस इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन गैस, तो अपन चेक कर सकते हैं इससे भी कि भाई कैथोड पे अपने पास हाइड्रोजन गैस है, जबकि हाइड्रोजन गैस किस पे दी हुई है, एनोड पे। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, सोडियम डिपोजिटेड एट कैथोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते टाइम पे सोडियम कभी डिपोजिट नहीं होता, केवल जो मरकरी अपने पास होता है, मरकरी एज ए कैथोड अपन इस्तेमाल करते हैं तब अपने पास डिस्चार्ज होता है। O2 इवॉल्व एट कैथोड, कैथोड पे अपने पास H2 गैस इवॉल्व हो रही है एंड Cl2 इवॉल्व एट एनोड। तो ये अपने पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक, तो ये अपने पास सारे के सारे क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस करे, राइट।
आई होप ये सबको समझ में आया। थैंक यू सो मच।